हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस बुक से मिडवाइफरी का सेकंड वीडियो बनाएंगे। कल मिडवाइफरी से फर्स्ट वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। और इससे पहले मैं ब्लड टॉपिक से बनाई थी, वह वीडियो भी अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। तो मिडवाइफरी का सेकेंड वीडियो होगा। और इस बुक से कोई भी नर्सिंग के कम्पिटिटिव एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। और यह PR यादव अरावली पब्लिकेशन का बुक है। तो कल मैं 50 क्वेश्चन बता चुकी थी, आज उससे आगे देखेंगे। 51 नंबर से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, एक महिला मरीज क्लोमिफेन साइट्रेट थेरेपी ले रही है। एक महिला मरीज क्लोमिफेन साइट्रेट थेरेपी ले रही है। प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी जटिलता की संभावना बढ़ सकती है? क्लोमिफेन साइट्रेट थेरेपी ले रही है तो प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी जटिलता की संभावना बढ़ सकती है? तो इसका ऑप्शन देखिए, यहाँ पे है 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, पॉलीहाइड्रोएमनियोस, मिस्ड अबॉर्शन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मल्टीपल प्रेगनेंसी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न ESIC स्टाफ नर्स में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वाइकल म्यूकस का स्पिन बार्किट अपीयरेंस होना किसका साइन है? सर्वाइकल म्यूकस का स्पिन बार्काइट होना अपीयरेंस होना किसका साइन है? तो यह ओवुलेशन का साइन है। ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न भी ESIC स्टाफ नर्स 2016 में पूछा गया है। स्पिन बार्किट क्या होता है फ्रेंड्स? तो स्पिन बार्किट जो होता है यह ओवुलेशन का समय निर्धारण करने के लिए सर्वाइकल म्यूकस के लचीलेपन को जांचना होता है। अगला प्रश्न है, फर्न टेस्ट इज यूज्ड टू एसेस। फर्न टेस्ट इज यूज्ड टू एसेस। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ओवुलेशन। फर्न टेस्ट इज यूज्ड टू एसेस ओवुलेशन। अगला देखिए, हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल आर। हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल आर। कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? तो गोनाडोट्रोफिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तीनों हार्मोन जो है यह मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विच ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल? विच ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, 9 मंथ बेबी वाली एक मदर। 9 मंथ बेबी वाली एक मदर ट्यूबेक्टोमी के लिए प्लानिंग कर रही है। मेंस्ट्रुएशन के बाद सर्जरी के लिए क्या आइडियल टाइम होगा? तो मेंस्ट्रुएशन के बाद सर्जरी के लिए क्या आइडियल टाइम होगा? प्रोलिफरेटिव फेज। ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस फेज को इसलिए नाम देते हैं क्योंकि इसमें फॉलिकल्स ओवरी में ग्रो होकर मैच्योर एग बनता है। उसका नाम क्या होगा? फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? ओवरी में ग्रो होकर मैच्योर एग बनता है, इसलिए इसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं।
अगला प्रश्न है, द ओवेरियन साइकिल इज इनिशिएटेड बाय फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। और यह प्रश्न देखिए एम्स पटना नर्सिंग ऑफिसर में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में औसत ब्लड लॉस होता है, कितना होगा? 50 से 100 ml तक ब्लड लॉस होता है। अगला देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्थिर अवस्था कांस्टेंट फेज होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्थिर अवस्था क्या होगी? ऑप्शन हमारा नीचे है, कौन सा फेज होगा इसका उत्तर? तो ल्यूटियल फेज, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कांस्टेंट फेज कौन सा है? ल्यूटियल फेज, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, ओवुलेशन इन ए फीमेल within a 36 days cycle occurs between ovulation in a female within a 36 days cycle occurs between 20 to 24th day। 36 दिन का अगर उसका साइकिल होगा तो ओवुलेशन कब होगा? 20 से 24 दिन के बीच में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सी फेज में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन पैदा करने के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से स्टिमुलेट होकर ओवेरियन फॉलिकल की लाइनिंग सेल्स कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप हो जाती है? तो कौन सा फेज होगा? सेक्रेटरी फेज, ऑप्शन नंबर सी। सेक्रेटरी फेज में क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन पैदा करने के लिए ल्यूटिनाइजिन हार्मोन से स्टिमुलेट होकर ओवेरियन फॉलिकल को लाइनिंग सेल्स कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप हो जाती है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल की सेक्रेटरी फेज के दौरान अत्यधिक मात्रा में निकलने वाला प्रोजेस्टेरॉन किसके लिए रेस्पॉन्स होता है? तो किसके लिए रेस्पॉन्स होगा? ऑप्शन नंबर डी, सस्टेनिंग द थिक इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कॉर्क स्क्रू शेप्ड एंडोमेट्रियल ग्लैंड इज सीन इन द कॉर्क स्क्रू शेप जो है एंडोमेट्रियल ग्लैंड या किस फेज में दिखाई देता है? तो यह अर्ली सेक्रेटरी फेज में दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वीडियोस के नोटिफिकेशन को समय पर मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि औरत अपने बच्चे को स्तन पोषित नहीं करती है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो संभवतः कितने समय में पुनः शुरू हो जाता है? तो 6 to 8 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। यदि औरत अपने बच्चे को स्तन पोषित नहीं करेगी तो मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है यह संभवतः 6 से 8 सप्ताह में पुनः शुरू हो जाता है। अगला देखिए, द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्की, ऑप्शन नंबर डी। यह देखिए एम्स पटना नर्सिंग ऑफिसर में पूछा गया है और आरआरबी स्टाफ नर्स में पूछा गया है।
अगला देखिए, द परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज, द परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज मेनोपॉज, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्न एक के अलावा सभी मेनोपॉज के समय होने वाले एंडोक्राइन बदलाव है। किसी एक को छोड़ के बताइए जो है, और सभी मेनोपॉज के समय होने वाले एंडोक्राइन बदलाव हैं। तो सिर्फ जो हमारा FSH लेवल है उसके फॉल हो जाने, इसके अलावा बाकी सब एंडोक्राइन बदलाव है मेनोपॉज के समय होने वाला। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फॉल इन FSH लेवल। अगला है, द मेन काउज ऑफ मेनोपॉज इज, मेनोपॉज का मेन रीजन क्या है, मेन काउज क्या है? तो इसका सारा ऑप्शन देखिए आप लोग, एक्सेस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, एक्सेस ऑफ एस्ट्रोजन, लैक ऑफ एस्ट्रोजन, या फिर एक यहाँ था लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। क्या होगा उत्तर? तो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लैक ऑफ एस्ट्रोजन। अगला देखिए, प्रीनेटल जांच के समय एक क्लाइंट, प्रीनेटल जांच के समय एक क्लाइंट नर्स को एक बार प्रेगनेंसी होने के बाद मेंस्ट्रुएशन बंद होने का कारण पूछता है। नर्स का निम्न में से बेस्ट रेस्पॉन्स क्या होगा? तो बताइए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिडक्शन इन सिक्रीशन ऑफ हार्मोन बाय ओवरीज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही रेस्पॉन्स होगा, बेस्ट रेस्पॉन्स होगा। अगला देखिए, निम्न में से किसी एक के अलावा, निम्न में से किसी एक के अलावा सभी प्री मैच्योर मेनोपॉज की कॉम्प्लिकेशन है। तो किस एक के अलावा? तो डिक्रीज कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, इसके अलावा बाकी ऑस्टियोपोरोसिस, इनफर्टिलिटी और वैसोमीटर सिम्टम, यह तीनों जो है यह प्री मैच्योर मेनोपॉज की कॉम्प्लिकेशन है, सिर्फ डिक्रीज कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को छोड़कर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, द एंटायर ट्रांजिशनल फेज बिटवीन सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड मेनोपॉज इज कॉल्ड, द एंटायर ट्रांजिशनल फेज बिटवीन सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड मेनोपॉज इज कॉल्ड क्लाइमेक्ट्रिक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न जो है एम्स भोपाल नर्सिंग ऑफिसर में पूछा गया है। आगे का प्रश्न देखेंगे, हॉट फ्लैशेस डिस्टर्ब स्लीप एंड मूड डिस्टर्बेंस आर सीन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, क्या क्या? हॉट फ्लैशेस, डिस्टर्ब स्लीप एंड मूड डिस्टर्बेंस, यह कब दिखाई देता है? तो यह तीनों मेनोपॉज के समय दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सभी एस्ट्रोजन के कार्य है एक के अलावा, इन चारों में से एक के अलावा सभी एस्ट्रोजन के कार्य हैं, तो कौन सा वह है जिसके अलावा? तो वह है ऑप्शन नंबर डी, लॉवर्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को छोड़कर बाकी काउज ब्रेस्ट ग्रोथ, इंक्रीज फॉलिकल डेवलपमेंट और काउज इनहिबिशन ऑफ FSH, यह तीनों एस्ट्रोजन का कार्य है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न देखिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, द जेनिटो यूरिनरी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी इज एट्रोपिक वेजिनाइटिस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय ग्राफियन फॉलिकल। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, ओवरी से निकलने वाला फीमेल हार्मोन कौन सा है? ओवरी से निकलने वाला फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन है। ऑप्शन नंबर सी। ओव्यूलेशन के बाद बेसल बॉडी टेम्परेचर। ओव्यूलेशन के बाद बेसल बॉडी टेम्परेचर में बढ़ोतरी किसके कारण होती है? तो प्रोजेस्टेरॉन के कारण बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को तैयार करने में किस हार्मोन का महत्वपूर्ण रोल होता है? प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को तैयार करने में किस हार्मोन का महत्वपूर्ण रोल होगा? तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का महत्वपूर्ण रोल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है? वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है, वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा आप लोग का, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला है, विच हार्मोन होल्ड्स द प्रेगनेंसी? विच हार्मोन होल्ड्स द प्रेगनेंसी? तो अभी इसके ऊपर जो प्रश्न बताए थे वो और ये सेम ही है। तो बताइए अभी क्या बताए थे? प्रोजेस्टेरॉन इसका उत्तर हो जाएगा। प्रेगनेंसी को कौन सा हार्मोन होल्ड करता है? प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट इज माइफेप्रिस्टोन। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, विच हार्मोन स्टिमुलेट oocyte मैचुरेशन? विच हार्मोन स्टिमुलेट oocyte मैचुरेशन? तो FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, अर्ली प्रेगनेंसी इन ह्यूमन इज मेंटेन्ड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। ऑप्शन नंबर बी। Inhibin is secreted by corpus luteum। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, द चीफ सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज कॉर्पस ल्यूटियम। ऑप्शन नंबर बी। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करेगा? तो प्रोजेस्टेरॉन करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ से डेवलप होता है? तो ग्राफियन फॉलिकल। ऑप्शन नंबर डी।
अगला देखिए, कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी इज फंक्शनली एक्टिव अप टू। कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी इज फंक्शनली एक्टिव अप टू, तो कितने वीक तक एक्टिव रहेगा? कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी इज फंक्शनली एक्टिव अप टू 10 से 12 वीक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्लेसेंटा के फंक्शंस। प्लेसेंटा के फंक्शंस शुरू करने से पहले निम्न में कौन से हार्मोन्स के लिए कॉर्पस ल्यूटियम ही प्राइमरी सोर्स होता है? प्लेसेंटा के फंक्शंस शुरू करने से पहले निम्न में से कौन सा हार्मोन के लिए कॉर्पस ल्यूटियम ही प्राइमरी सोर्स होता है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, मैमल्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मैमल्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड किसका रूपांतरित रूप है? तो स्वेट ग्लैंड का रूपांतरित रूप है मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेमोरी ग्लैंड किसको बोलते हैं? ब्रेस्ट को, तो उसी का मॉडिफाइड रूप है। तो उसको किसको हम लोग किस में इसको रूपांतरित करेंगे? स्वेट ग्लैंड में। अगला है, ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ ग्लैंडुलर एंड फैटी टिश्यूज। अगला है, द काउज ऑफ चेंज इन साइज। The cause of change in size and appearance of breast during pregnancy. The cause of change in size and appearance of breast during pregnancy क्या होगा? प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट के साइज में और अपीयरेंस में चेंजेस क्यों होते हैं? तो इसका रीजन क्या है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के सिक्रीशन के कारण। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द ब्रेस्ट चेंजेस आर ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, अगला है, एक 19 वर्ष की महिला। एक 19 वर्ष की महिला अपने पहले बच्चे को जन्म देती है। वह अपने इन्फेंट को ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करती है। वह लगभग 1 वर्ष तक बिना किसी कठिनाई और कॉम्प्लिकेशन के लगातार फीडिंग करवाती है। तो निम्न में से कौन सी सेलुलर प्रोसेस प्रेगनेंसी के समय ब्रेस्ट में हुई थी जो इस समय इन्फेंट को फीड कराने के लिए उसे अलाउ करेगी? तो इसका क्या उत्तर होगा? लोबुलर हाइपरप्लेसिया। ऑप्शन नंबर ए। और यह प्रश्न देखिए आरआरबी स्टाफ नर्स 2015 में पूछा गया है। अगला देखिए, निम्न में से कौन ब्रेस्ट की फंक्शनल यूनिट है? ब्रेस्ट का फंक्शनल यूनिट कौन सा होगा? तो एसिनी सेल्स। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी संरचना मिल्क प्रोडक्शन में मुख्य रूप से डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है? तो इसका भी उत्तर होगा एसिनी सेल्स। एसिनी सेल्स जो है यह मिल्क प्रोडक्शन में मुख्य रूप से डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। अगला प्रश्न देखिए, किसी एक के अलावा बाकी सभी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से संबंधित नर्स द्वारा दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शन सही है
सिर्फ एक के अलावा। तो किसके अलावा? ऑप्शन नंबर डी जो है, नॉट टेक बाथ एंड यूज सोप बिफोर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। सिर्फ इसके अलावा बाकी ये तीनों जो है नर्स के द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शन सही है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन प्रत्येक महीने मेंसेस के 7 से 10 दिन बाद करते हैं। मेनोपॉज या हिस्टेरेक्टोमी के बाद प्रत्येक महीने की एक निश्चित तारीख को करते हैं। यूज़ ऑपोजिट हैंड टू एग्जामिन ब्रेस्ट। यह तीनों जो इसका इंस्ट्रक्शन है यह सही है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर। अगला प्रश्न देखेंगे, फीमेल मरीज में ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कब करना चाहिए? फीमेल मरीज में ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हम लोग आफ्टर मेंस्ट्रुएशन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फीमेल में होने वाले मोस्ट कॉमन कैंसर। फीमेल में होने वाले मोस्ट कॉमन कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं? तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ ए मैच्योर ओवम इज कॉल्ड। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ ए मैच्योर ओवम इज कॉल्ड, तो oogenesis ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक रहेगा आज का वीडियो, 100 नंबर प्रश्न तक। इसके आगे का प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सही समय से पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।